हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। तो क्या है डेटा स्ट्रक्चर, आइए सीखते हैं। इन कंप्यूटर डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में डेटा कहां पे स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टोर डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं, और जो तरीका हम कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तरीका डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा लीनियरली भी रखा जा सकता है और नॉन लीनियरली भी। लीनियरली का मीनिंग है जब भी डेटा मेमोरी में रखा जाएगा वो साथ साथ में रखा होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और नॉन लीनियरली जो डेटा होता है उसमें डेटा को मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं, साथ साथ में नहीं रखते। तो लीनियरली में डेटा साथ साथ में होता है, नॉन लीनियरली में डेटा अलग अलग लोकेशंस पर रखा जाता है। इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स की हैं। एक टाइप है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और सेकेंड टाइप है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अब सीखते हैं आगे। सपोज हमारे पास ये कंप्यूटर की मेमोरी है जिसमें ये फिक्स नंबर ऑफ सेल्स है हमारे पास। तो मेमोरी किस चीज की बनी हुई है? मेमोरी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की बनी हुई है। तो हर एक सेल का एक नंबर है। हर एक सेल का क्या है? एक नंबर है। उस नंबर को मेमोरी एड्रेस कहते हैं या मेमोरी लोकेशन। तो हमारे पास इस मेमोरी में टोटल 36 सेल्स हैं। हमारे पास टोटल 36 मेमोरी एड्रेसेस हैं, और हर एक सेल को एक नेम भी दिया जा सकता है। उस नेम को वेरिएबल कहते हैं। और अगर हम एक से ज्यादा सेल्स को एक नेम देना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। एक सेल को भी नेम दिया जा सकता है और एक से ज्यादा सेल्स को भी एक ही नेम दिया जा सकता है, और उस नेम को वेरिएबल नेम भी कहा जाता है। और हर एक सेल में क्या रख सकते हैं? हर एक सेल में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी रख सकते हैं, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू भी रख सकते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी रख सकते हैं। पॉइंट्स वाली वैल्यूज को फ्लोटिंग वैल्यूज कहा जाता है। इन सी और C++ और जावा, C++, जावा लैंग्वेज में अगर हम मेमोरी में सिंगल कैरेक्टर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो हमें कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखनी है, डिक्लेयर करना है। सबसे पहले char लिखना है, फिर नेम फॉर द सेल। जो सेल का नेम रखना चाहते हैं हम वो लिखेंगे, जिसे कि वेरिएबल नेम भी कहा जाता है। और इस तरह से कंप्यूटर जब इस स्टेटमेंट को रीड करेगा तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा और खाली सेल ढूंढेगा, और जब उसे खाली सेल मिलेगा उस सेल का नेम रख दिया जाएगा। कौन सा नाम रखा जाएगा? जो हमने दिया होगा। इस नेम को क्या कहा जाता है? वेरिएबल नेम, जैसे कि हमने पहले भी सीखा। तो एग्जांपल में हम जेंडर नेम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, char जेंडर। और जब इस स्टेटमेंट को कंप्यूटर रीड करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी में खाली सेल ढूंढा जाएगा, और सपोज 24th सेल खाली मिला। इस खाली सेल का नेम क्या रख दिया जाएगा? जेंडर। तो अब एक सेल के पास दो चीजें हैं, एक तो एक सेल का एक नंबर भी है और एक सेल का नेम भी है। सेल के नंबर को एड्रेस बोलते हैं। और अब इस सेल में हम क्या रखेंगे? वैल्यू। तो m वैल्यू सिंगल कैरेक्टर की हमें रखनी है। तो सिंगल कैरेक्टर जब भी हमें स्टोर करना है तो सिंगल कोट में हमें लिखना होता है। तो जेंडर में हमने m स्टोर कर लिया, तो अब m वैल्यू 24th सेल में रख दी जाएगी। अब m वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में रख दी गई है। अब अगर हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका है
सेल का नाम बताकर, दूसरा तरीका है सेल का नेम बताकर। अगर हम आपसे कहें 24th सेल में क्या रखा है तो आप बताओगे एम, और अगर हम आपसे पूछें जेंडर नेम वाले सेल में क्या रखा गया है तब भी आप एम बताओगे। तो इस तरह से एम वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी है। एम वैल्यू को हमने एड्रेस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंगल करैक्टर कैसे स्टोर करना है ये हमने सीखा। और अगर हमने एक से ज्यादा करैक्टर स्टोर करने हैं, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करके रखनी है, अगर हमने कंप्यूटर की मेमोरी में सी में या C++ में अगर हम एक से ज्यादा वैल्यू सेम टाइप की स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमें कुछ इस तरह से लिखना है। सबसे पहले डाटा टाइप, जिस टाइप का हमें डाटा रखना है, फिर उन सभी वैल्यूज के लिए एक कॉमन नेम रखना है, नेम फॉर द सेल्स। फिर कितनी वैल्यूज लेनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो इस तरह से जब कंप्यूटर लैंग्वेज का कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा तो वो मेमोरी में खाली सेल ढूंढेगा जहां लगातार साथ साथ में खाली सेल पड़े होंगे। उन सभी सेल्स का एक नेम रख दिया जाएगा। उस नेम को एरे भी कहते हैं और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। तो इस तरह से एरे क्रिएट की जाती है। यहां पे हमने char स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट 4 इक्वल टू राम लिखा। तो यहां पे हम चाहते हैं कि हम इस वेरिएबल में ज्यादा से ज्यादा 4 वैल्यूज स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जब कंपाइलर रीड करेगा तो इसके लिए 4 खाली सेल्स ढूंढे जाएंगे। सपोज 29th सेल से खाली सेल्स मिले लगातार, तो इन 29 सेल से जो हमें सेल मिले हैं 4, उनका कॉमन नेम रख दिया जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहां पे राम वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। आर पहले 29 सेल में, एम 30 सेल में और एम जो है वो 31 सेल पे, और इसी तरह लास्ट में नल रखा जाएगा। /0 को नल कहा जाता है। और जब भी हम एक से ज्यादा करैक्टर स्टोर करते हैं तो उसे हमेशा नल सिंबल के साथ एंड किया जाता है। तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं? जब भी एक से ज्यादा करैक्टर्स हमारे पास हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है, और स्ट्रिंग हमेशा /0 से एंड होती है। तो इस तरह से एक से ज्यादा करैक्टर स्टोर करने हैं। और अगर हम सपोज ग्रेड्स एरे ले रहे हैं, ग्रेड्स एरे में हम एक से ज्यादा करैक्टर्स, हमारे पास अराउंड 10 करैक्टर्स हैं जो हमने स्टोर करने हैं। तो हमारी इस कंप्यूटर की मेमोरी में जो हमने मेमोरी ली हुई है इसमें 10 लगातार स्पेसेस नहीं है, क्योंकि जब भी हमने एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो हमारे पास लगातार मेमोरी सेल्स होने चाहिए। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सक्सेसिव मेमोरी सेल्स नहीं है, तो हमारे पास मैसेज एरर आएगा। एरर मैसेज क्या होगा? इनसफिशिएंट सक्सेसिव मेमोरी सेल्स। इस ग्रेड एरे को स्टोर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं है जितना चाहिए। और पर अगर हम देखें कि इस मेमोरी में हमारे पास एम्प्टी जगह तो बहुत सारी हैं, खाली जगह तो बहुत सारी हैं, बट हमारे पास लगातार खाली सेल्स नहीं है, तो इस तरह से इस एरे को हम इस मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी खाली लोकेशंस हैं, अगर हम अलग अलग लोकेशंस पे इस डाटा को रखें तो कैसे रखेंगे ये सीखते हैं। यहां पे हमने अलग अलग लोकेशन पे रख दिया ABCDEFGH को, बट जब हम इन्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे एक एक करके तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक वैल्यू के पास अपनी अगली वैल्यू का सेल नंबर होना चाहिए, तभी नेक्स्ट वैल्यू हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहां पे हर एक वैल्यू को खाली जगह पे तो रख दिया,
बट हर एक वैल्यू की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है ये नहीं पता चल पा रहा है यहां पे. वी हैव केप्ट डेटा एट रैंडम पोजीशंस. नाउ वी कैन नॉट असेस दीज वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज. जिस ऑर्डर में हमने इन्हें स्टोर किया था, पहले हमने ए रखा, फिर हमने बी रखा, फिर हमने सी रखा, फिर डी. जिस ऑर्डर में हमने रखा इन कैरेक्टर्स को, उस ऑर्डर में हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सीक्वेंशली नहीं रखे गए. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हर एक वैल्यू के पास अपने नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होना चाहिए. एवरी ग्रेड शुड हैव वन एक्स्ट्रा वैल्यू. हर एक ग्रेड के पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू होनी चाहिए. कौन सी? अगली वैल्यू का, अगले ग्रेड का सेल नंबर. तो इस तरह से कुछ हमारे पास होना चाहिए. जैसे कि ए हमारे पास इंफॉर्मेशन है और एक के बाद एक के पास नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट ग्रेड का एड्रेस. बी का एड्रेस होना चाहिए, बी का सेल नंबर इसके पास होना चाहिए. तो बी का सेल नंबर है 20, तो अब इसके पास 20 आ गया. तो अब हमारे पास ये एक नोड बन चुका है जिसमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. और अब बी के पास क्या होना चाहिए? नेक्स्ट वैल्यू का सेल नंबर. बी के पास नेक्स्ट वैल्यू का सेल नंबर आ गया 26. और इसी तरह से सी के पास भी नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होना चाहिए. तो इस तरह से अब इनमें लिंक बन चुका है. और इसी तरह से बाकी वैल्यूज के बीच में भी लिंक लग जाएंगे. हर एक वैल्यू के पास अपने नेक्स्ट ग्रेड का एड्रेस आ जाएगा. तो इस तरह से जो डाटा रखा जाता है उसे लिंक्ड लिस्ट कहा जाता है या लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है. अब हमारे पास हर एक वैल्यू के पास अपने नेक्स्ट ग्रेड का एड्रेस है. तो हर एक को नोड कहा गया है. तो नाउ नोड हैज 2 वैल्यूज इन 1 मेमोरी सेल. अब एक मेमोरी सेल में एक नोड के पास 2 चीजें हैं. एक तो इंफॉर्मेशन जो हमने रखनी है जैसे कि ग्रेड, और ये इंफॉर्मेशन सिंगल कैरेक्टर भी हो सकती है और पूरा रिकॉर्ड भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि एक ए ही होगा, बी सी डी ही रखा जाएगा. तो एक पूरा रिकॉर्ड भी एक ही जगह रखा जा सकता है. और नेक्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन कौन सी है नोड के पास? मेमोरी सेल नंबर ऑफ नेक्स्ट डाटा. नेक्स्ट डाटा का मेमोरी सेल नंबर. तो इस तरह से सी लैंग्वेज में जब हम ऐसा नोड क्रिएट करेंगे तो हमें ऐसा नोड क्रिएट करना होगा लैंग्वेज में. जब भी हम इस वे से डाटा स्टोर करना चाहेंगे तो हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करनी पड़ेगी. तो सी लैंग्वेज में सबसे पहले #include stdio.h जो हम लिखते हैं, लाइब्रेरी है हमारे पास इनपुट आउटपुट वाली. तो सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड करली ब्रैकेट के बीच में जो डाटा हमने रखना है. जैसे डाटा की टाइप के साथ हम डाटा लिखेंगे. फिर स्टार नेक्स्ट लिखेंगे. स्टार नेक्स्ट में क्या होगा? अगले डाटा का एड्रेस. तो जिस वेरिएबल में हमने मेमोरी एड्रेस रखना है उसके आगे स्टार लगाना है. और नेक्स्ट की डाटा टाइप कौन सी है? स्ट्रक्ट नोड. ये हमें स्ट्रक्ट नोड ही लिखना है. तो इस तरह से हमें नोड की स्ट्रक्चर बनानी है. तो यहां पे ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्ट लिखना है सबसे पहले, फिर नोड. नोड की जगह आप कुछ भी ले सकते हो. नोड की जगह आप कुछ भी ले सकते हो. नोड का नेम कोई सा भी रखा जा सकता है जो आप चाहें. तो आमतौर पे नोड ही बोला जाता है तो इसलिए हमने नोड ही ले लिया. तो इस तरह से आपने सीखा सी लैंग्वेज में कैसे ऐसे एक नोड क्रिएट करना है. C++ में आपको इस तरह से लिखना है, क्लास नोड करली ब्रैकेट पब्लिक कॉलन फिर
आपको कैर डाटा टाइप जो भी है, अगर यहाँ पे सिंगल करेक्टर रखना है तो कैर लिखना पड़ेगा। फिर नोड स्टार नेक्स्ट, यहाँ पे हम कैर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एक एक करेक्टर रखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन में, तो इसलिए हमने CHAR लिया। तो और नेक्स्ट में नेक्स्ट ग्रेड का एड्रेस आएगा और इसकी डाटा टाइप नोड है, यहाँ पे हम नोड लिखेंगे आगे हमेशा, जो हमने नेम रखा होगा क्लास का। तो इस तरह से जावा में अगर हम एक पूरा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, या सी में C++ में किसी में भी जब हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन में, तो हमें पहले लिखना होगा इंट, और फिर हमने रोल नंबर लेना है, जैसे 1 रोल नंबर है तो RNO ले लिया सेमीकोलन। फिर नेम लिया हमने राम, तो स्ट्रिंग टाइप का है, जावा में इसे स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ लिया नेम। जावा में हमेशा करैक्टर्स को स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ लिया जाएगा। और 90 मार्क्स हैं तो मार्क्स को हमने डबल में ले लिया, क्योंकि डबल डाटा टाइप हमें पॉइंट्स में भी डाटा रखने देती है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डाटा का एड्रेस लिखना है, तो नेक्स्ट डाटा के एड्रेस के आगे पब्लिक नोड लिखेंगे, इसकी डाटा टाइप लिखेंगे। तो इस तरह से नोड क्रिएट करना है आपको जावा में और C++ में और C लैंग्वेज में। तो ये तो आपको नोड कैसे डिफाइन करना है ये हमने सिखाए। तो नेक्स्ट सीखेंगे हम कैसे एरे क्रिएट करनी है, एरे के ऑपरेशंस क्या हैं, और डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन सी हैं। डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे पास एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स हम सीखेंगे आने वाले सेशंस में 1 by 1। तो कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, हमारा चैनल देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।